हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सीटेट 2021 के जो पेपर पहले हुए हैं उसको देखेंगे और इसमें हम बाल विकास के क्वेश्चन को देखेंगे। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। समय बहुत ही कम है, तो आप जितने भी मॉक टेस्ट या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अगर आप 15 से लेके 21 तक के अब तक के जो भी पेपर हुए हैं उनको भी आप अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका सीटेट एकदम अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो पेडागोजी के पार्ट में ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सकारात्मक वाक्य है और कौन सा नकारात्मक है। ठीक है, इससे आपको आंसर करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप गलत आंसर जो इसमें आपको लगते हैं कि नकारात्मक है उनको अलग कर पा रहे हैं, तो आप आंसर अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि लैंगिक समानता को ये बढ़ावा नहीं देगा, ये आपका नेगेटिव है। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये भी नेगेटिव है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, ये भी नकारात्मक है। तो आपका पहला आंसर राइट हो जाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। लेकिन आप आंसर जितने भी ऑप्शन हैं ध्यान से पढ़ें, जिससे आपका आंसर गलत ना होने पाए। तो पहले का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका सीडीपी में हो, हिंदी में हो, मैथ में हो, सभी में एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है इसमें विद्यार्थियों में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके उन्हें प्रदान करने चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अगर गतिविधि के दौरान बच्चों को इशारा दिया जाए, संकेत प्रदान किया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम के लिए पाड़ यानी कि ढांचा भी कह सकते हैं। पाड़ यानी कि ढांचा, आधारभूत संरचना। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार जो होता है वो प्राइमरी में आता है और विद्यालय हमेशा गौड़ कारक यानी कि द्वितीयक में आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन जितने भी हैं वो आप ध्यान से पढ़ेंगे और इतना हमेशा दिमाग में रखेंगे कि परिवार अगर आपको मिलता है तो वो प्राइमरी में जाएगा और विद्यालय द्वितीयक के साथ जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ठीक है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या फिर बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। राइट आंसर 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये आपका बताता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रथागत। ठीक है, राइट आंसर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, कल्चरल टूल्स। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरणों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्कीमा, स्कीमाज। ठीक है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विचार और सोच पे केंद्रीकरण। राइट आंसर 2। जीन पियाजे के द्वारा जो चारों अवस्थाएं बताई गई हैं, इनको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। 1 से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, या फिर विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, या फिर विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। विकास जो होता है ये बहुआयामी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर 4। और ये सभी आंसर ऑफिशियल आंसर की के हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही राइट हो जाता है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, सेंसरी, कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ज़्यादा टाइम एग्जाम के लिए नहीं रह गया है, तो आप नई चीज़ें मत पढ़िए। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको आप अलग से नोट डाउन कीजिए और फिर से रिवीजन कीजिए। तो इस तरह से आपका वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही EVS के लिए, SST के लिए आप NCERT की बुक ज़रूर पढ़िए, वहाँ से आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। राइट आंसर ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 का राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा है तो किस पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो आंसर को आप एकदम बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगे वही आप ऑप्शन टिक करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाता है, हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में। एक समावेशी कक्षा किस पर जोर देता है? सभी बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? दिव्यांगों के लिए किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है 2016 के अनुसार? तो यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, राइट आंसर 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नोट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान देंगे।
दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपसारी चिंतन। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। राइट आंसर 2। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। राइट आंसर 2। ठीक है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं हम। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। राइट आंसर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसी तरह से एग्जाम में भी गलतियाँ हो जाती हैं, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अटल प्रक्रिया, तो ये आपका नकारात्मक हो जाता है। यहाँ पे समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर राइट आंसर 3 हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, दंड तो बिल्कुल नहीं देना है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। लर्निंग, रोट लर्निंग, ये सब आपके नकारात्मक शब्द हैं, तो इनको आप पहले ही अलग कर लेंगे। ठीक है, आंसर को अलग करना भी आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। राइट आंसर ऑप्शन 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और जितनी भी तैयारी आपने अब तक कर ली है वो आपकी बहुत ही बेस्ट प्रिपरेशन हुई है। बस आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राइट आंसर 2। नंबर 21 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर अनुकरण, नकल और दोहराना। तो यहाँ पर आप पहले नकारात्मक शब्दों को, यानी कि जो ऑप्शन आपको नकारात्मक लगते हैं उनको आप पहले अलग कर देंगे, जैसे कि अनुकरण, नकल और दोहराना, ये नहीं होगा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये भी आपका गलत हो जाता है, और बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। ठीक है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, और इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, या फिर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
एक अध्यापिका है जो दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए विश्लेषण? क्योंकि त्रुटियों की समझ जो है वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाता है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो अगर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो उनको सीखने में कठिनाई नहीं होगी। तो यह आपका आंसर नहीं होगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाता है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाता है। 23 का राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना कोई भय नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बिल्कुल ऑप्शन 3, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ठीक है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये तो बात सही है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो 25 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे जो होते हैं ये सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो 26 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। योग्यता जो है वो सुधार्य है। राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं यानी कि कॉम्पिटिशन्स, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग। ठीक है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान सायना जो है वो स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हिंदी में और इवन सभी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही बुद्धिमत्ता का जो चैप्टर है उसको भी तैयार कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, स्वनियमन। ठीक है, स्वनियमन, सेल्फ रेजुल्यूशन। 28 का राइट आंसर ऑप्शन 2, स्वनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामित करना यानी कि नामांकित करना, और योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम इट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होता है? तो मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, और ये आपका बिल्कुल सकारात्मक भी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर।
बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 30, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, या फिर आनुवांशिकता में पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो एक क्वेश्चन इससे आपको जरूर देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि राइट आंसर 4, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। राइट आंसर 4। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बाल विकास के 30 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इनको आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।